वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। एक दफ़ा फिर से अनटोल्ड प्रोग्रामिंग में आपका वेलकम करता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि अब से हम रेगुलर लेक्चर्स लेंगे। पिछले 2 दिन मैं लेक्चर नहीं ले पाया, उसकी वजह भी मैंने कल बयां की थी। लेकिन अब से हम रेगुलर लेक्चर्स लेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बतानी है कि मैंने C++ और जावा की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप इजीली जाकर जो जावा का लेक्चर होगा वो जावा की प्लेलिस्ट में होगा, जो C++ का लेक्चर होगा वो C++ की प्लेलिस्ट में होगा। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो कल हमने लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात की थी। लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्लीट हो चुकी थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस की एक कैटेगरी हमने पढ़ ली थी। दो कैटेगरी उनकी रह गई थी। तो वो दो कैटेगरी पे आज बात करेंगे। पहली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और दूसरी है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस पे हम कल बात कर चुके हैं। 3 कैटेगरीज थी हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की। तो ये आपके सामने छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। आप किसी भी बुक से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे। तो ज़रा देखिएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज की, जिसमें आप प्रोग्राम को राइट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोग्राम के अंदर वर्किंग परफॉर्म करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को समझे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होते हैं। अगर रियल वर्ल्ड में बात करूं तो ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ फंक्शंस हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ इसका नेम, इसकी एज है, और इसके फंक्शन क्या होंगे? वो चलता है, वो खाता है, वो फिरता है, ये इसके फंक्शन होंगे। तो इसलिए ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए ओप के अंदर यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वर्किंग करते हैं। यानी कि ये सेम रियल वर्ल्ड के हिसाब से लैंग्वेज है। यानी जिस तरह रियल वर्ल्ड में काम होता है, इसी तरह इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आप काम करते हैं। तो आइए ज़रा इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपने कुछ भी कोड करना नहीं सीखा। जैसे ही आप कुछ कोड कर लेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो तब आपको इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वहाँ पे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता हूँ। पहला जो फ्यूचर है जो अभी मैंने डिस्कस किया है, वो है ऑब्जेक्ट्स। यानी ओप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम कर सकते हैं। यानी जिस तरह रियल वर्ल्ड में देखें, पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों से काम करवाते हैं। इसलिए अब हम इस लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट से काम करवाएंगे। तो दूसरा जो फ्यूचर है वो है क्लासेस। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि देखें, पेरेंट्स होंगे तो बच्चे होंगे, क्लासेस होंगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। बात को समझिएगा। पेरेंट्स होंगे तो बच्चे होंगे, क्लासेस होंगी तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपने क्लास क्रिएट नहीं की तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यार ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कभी ऐसा देखा कि कुछ बच्चे हों और वो बगैर पेरेंट्स के पैदा हुए हों? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पेरेंट्स होंगे तो बच्चे होंगे, क्लासेस होंगी तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी। आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोड करेंगे तो आप पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे। फिर उसमें कुछ फंक्शंस, कुछ डाटा मेंबर्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। वो सारे राइट करके आप फिर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिससे आप वो सारी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। जो जो फंक्शन आपको परफॉर्म करना है उसके ज़रिए आप परफॉर्म करेंगे। तो ये बेसिकली दूसरा फीचर था क्लासेस। अब तीसरा है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। इसके फीचर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठहर से। ये देखें, ऑब्जेक्ट की बात होगी, क्लास की बात होगी। अब तीसरा है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग से यही कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो टेक्निक है, ऊप जो है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, टेक्निक से याद आया। ऊप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिकली खुद ये एक लैंग्वेज नहीं है। ये एक लैंग्वेज होती तो हम C++ में इसका क्या काम था। हम तो C++ लैंग्वेज सीख रहे हैं। बेसिकली ये ओप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक टेक्निक है जो कि लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट की जाती है। बजाते खुद ये एक लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली ये एक टेक्निक है जो कि लैंग्वेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये बात ज़रा याद रखिएगा। तो तीसरे फीचर पढ़ रहे थे हम, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग।
अब जो ओप है वो बेस करती है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की। मैंने पहले भी बात की थी कि जिस तरह इंसान काम करते हैं, यानी इंसान खुद एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह ऑब्जेक्ट काम करता है इसी तरह इस लैंग्वेज के अंदर भी ऑब्जेक्ट काम करेंगे। तो इसलिए वो ये तशबीह दे रहा है कि ये रियल वर्ल्ड पे बेस करती है, यानी रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फंक्शन होते हैं, इसी तरह इस लैंग्वेज के अंदर भी ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फंक्शन होंगी जिनके थ्रू हम वर्किंग करेंगे। तो चौथा फीचर है रीयूजेबिलिटी। बेसिकली रीयूजेबिलिटी का दूसरा नाम है इनहेरिटेंस, यानी ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? इनहेरिटेंस बेसिकली ये है कि अगर आपने दो क्लासेस क्रिएट की हैं, पहली क्लास का डेटा अगर आपने दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना है तो आप इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे। ये एक फीचर है इसका। अगर आप वहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे तो आप पहली क्लास का डेटा दूसरी क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस है, ये शॉर्ट व्यू मैंने आपको दिया है। तो जो चौथा फीचर है वो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का दूसरा नाम है इनकैप्सुलेशन, यानी ये चीज़। इनके मुख्तलिफ नाम हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का दूसरा नाम है इनकैप्सुलेशन। अब ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है कि ओप जो है वो प्रोग्रामर को अलो करती है कि आप दूसरे यूज़र से अपने डेटे को छुपा सकते हैं। ये एक फ्यूचर है इसका, यानी कि आप अपने डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं दूसरे यूज़र से ताकि वो आपका डाटा ना देख पाए। तो ये भी एक फ्यूचर। तो पांचवा फ्यूचर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल वेज में बिहेव करता है। इस बात को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि अगर डिटेल में समझाऊंगा तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको जब कोड करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। अब जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट हो सकती है उनमें हमने दो की बात पहले कर ली हुई है, सी प्लस प्लस और जावा। जावा को जो लेक्चर मैंने हिस्ट्री बताई थी जावा की, सी प्लस प्लस की भी हिस्ट्री बताई थी। तो ये तीन लैंग्वेज हैं बेसिकली। तीसरी अभी आपको उसका शायद नॉलेज हो, लेकिन वो अभी हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया, सी शार्प। बेसिकली तीन लैंग्वेज हैं जिनमें ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। दूसरी कई भी लैंग्वेज हैं जिनमें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको तीन बताई हैं। सी प्लस प्लस में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, जावा में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, और इसके अलावा सी शार्प में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। सी शार्प बेसिकली लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में डेवलप की थी, यानी 2000 में। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। ये इसका जो साइंटेक्स है वो बेसिकली सी प्लस प्लस की तरह ही है, यानी ये सी प्लस प्लस का आप समझ लें कि नेक्स्ट वर्जन है, उसी की तरह मिलती जुलती है। तो ये थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की, ओ सॉरी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की। हमने पीछे कल जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की बात की थी उसमें हमने कहा था कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कंप्यूटर को ये बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और कैसे करना है, और ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी। अब नॉन प्रोसीजरल में इसका उलट है, ये जनरेशन 4 की लैंग्वेजेस हैं। इसमें आप व्हाट टू डू बताते हैं, पर ये नहीं बताते कि हाउ टू डू, कि व्हाट टू डू बट नॉट हाउ टू डू, कि क्या करना है ये बताएंगे आप, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कैसे करना है। इसमें जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं उनमें जो पहली लैंग्वेज है वो है एसक्यूएल। दूसरी एक लैंग्वेज थी आरपीजी जो आज के दौर में यूज नहीं होती, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। एसक्यूएल की बात करते हैं। एसक्यूएल स्टैंड फॉर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली ये डेटाबेस क्वेरी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अब जो एसक्यूएल है वो वर्क करती है डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के साथ। जिस तरह डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस DB2 इंफॉर्मेटिव, तो ये डेटाबेस इस तरह की डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर हैं इनके साथ वर्क करती हैं। तो ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस दो। दूसरी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है आरपीजी। आरपीजी स्टैंड फॉर है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। बेसिकली ये 1960 में IBM ने बनाई थी बिजनेस की रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए। ये सिंपल इसी काम के लिए यूज़ होती थी। तो ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी दो। आगे इसका मैं छोटा सा डिफरेंस बताऊँ आपको कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क है। तो पहला फ़र्क यही है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू,
यानी कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में ये बात नहीं है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहती हैं कि व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू, कि क्या करना है ये नहीं बताना कि कैसे करना है, सिर्फ ये बता दें कि क्या करना है। अब जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं ये आपको डिफ़िकल्ट हैं थोड़ी लर्न करने के हिसाब से, और जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं वो इजी हैं। तीसरा इसमें यह है कि ये जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं ये फाइल ओरिएंटेड है, यानी फाइल्स के थ्रू अपने डेटा को सेव करती हैं। लेकिन जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं वो डेटाबेस ओरिएंटेड हैं। इसके लिए प्रॉपर एक डेटाबेस बनाई जाती है जिसमें आप अपने डेटे को स्टोर करते हैं। तो ये छोटे से कुछ इसके डिफरेंस थे। हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस में भी आपको डिफरेंस नज़र आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इनके डिफरेंस हो सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, पहला डिफरेंस ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस आप इजीली लर्न नहीं कर सकते। दूसरा इसका ये है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये ह्यूमन के करीब हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमन से दूर है और कंप्यूटर के करीब हैं। उसकी वजह भी मैंने बताई थी कि जो कंप्यूटर है वो इन लो लेवल लैंग्वेजेस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। उसके लिए उसे एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो तीसरा इसका डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करना है तो आपको हार्डवेयर का नॉलेज ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप इजीली कोड कर सकते हैं, क्योंकि वो अगला काम सारा कंपाइलर का है कि वो जिस तरह भी कोड को कन्वर्ट करे कंप्यूटर की लैंग्वेज में। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में अगर आपने कोड करना है तो आपको हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा आप उसमें कोड नहीं कर सकते। दूसरा जो चौथा मेरे ख्याल से जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए बेहतर हैं, यानी कि आप इनसे एप्लीकेशंस प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं इनसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इस तरह एंटीवायरस वगैरह, इस तरह के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एटीएम का सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरह के आप लो लेवल लैंग्वेजेस से बात बना सकते हैं। आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बेसिकली नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज बोला जाता है। उनमें कई लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, लेकिन कुछ जो अभी एक्सपेरिमेंट फेज़ के अंदर है, क्योंकि ये बहुत एडवांस लैंग्वेजेस हैं। मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं आई फिफ्थ जनरेशन की जिस पे यहाँ पाकिस्तान में काम हो रहा हो, शायद बाहर हो रहा हो कहीं पे, लेकिन अभी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ के अंदर हैं। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपसे क्लियर किए। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी लाजमी करिएगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा उसका जवाब क्या है अगर आप क्वेश्चन करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।